सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर चुके होंगे, लेकिन तैयारी शुरू करने से पहले बेहद जानना जरूरी होता है कि अभी तक जितनी भी बार, 2 ही बार देखा जाए तो सुपर टेट का एग्जाम हुआ है। एक बार लिखित परीक्षा और एक बार ऑब्जेक्टिव, तो एक ही पेपर है, उसी से हम विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके का प्रश्न आयोग पूछता है और अभी अपडेटेड वर्जन किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। उसकी चर्चा के लिए हम आपके लिए 5 से 10 प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप रहेगा क्योंकि अगर कंपटीशन ज्यादा है तो इस पेपर के सहारे आपका सिलेक्शन नहीं होगा और ऐसा पेपर अब आने वाला भी नहीं, क्योंकि ये परीक्षा हुई थी 6 जनवरी 2019 को। कैंडिडेट को पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 माह का समय था। यूपी टेट के बाद तुरंत ये परीक्षा का आयोजन किया गया था। उस समय पढ़ने के लिए कम समय मिला था कैंडिडेट को। तो जो ये क्वेश्चन पेपर था, इससे हम बस ये आकलन कर सकते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकता है आयोग। और अभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है, उसके माध्यम से परीक्षा का आयोजन होगा 2027 में लगभग मान करके हम चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है 2019 का है, तो काफी नई चीजें भी आ चुकी हैं। एआई का भी प्रयोग किया जा रहा है कहीं कहीं पर जहां पर आवश्यकता होता है। तो कहीं ना कहीं आयोग भी अब अपडेट हुआ होगा, क्वेश्चंस का पैटर्न भी अपडेट होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रीवियस ईयर का विश्लेषण करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे। पूरे 150 क्वेश्चन का ये प्रश्न आता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सिलेक्शन के लिए देखिए, पासिंग मार्क्स तो आप 60-65 आप जानते हैं, पास करना नहीं, आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है, मेरिट में आना है, जिसके लिए आपका स्कोर 130 जब आप टारगेट करके चलेंगे तो कहीं 120 से 130 के बीच में, किसी का 122 आएगा, किसी का 125 आएगा। लक्ष्य आपका 130 होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में नेगेटिव भी बोलते हैं कि 130 लाना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन आप में से ही कुछ लोग लाएंगे। अब अगर पदों की संख्या कम होगी, कंपटीशन तगड़ा होगा, और अगर हम आपसे पहले से ही कह दें कि भाई आप 100 नंबर की तैयारी करो, तब भी तो आप यही कहोगे कि 100 नंबर पे कहां सिलेक्शन होने वाला। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 130। और लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन संस्कृत के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आने ही आने। तो इन 40 में हम कहेंगे कि आपका टारगेट 38 से 39 होना चाहिए। नहीं अगर आप रखना चाहते हैं, क्योंकि हमने यही बात बोली थी एक वीडियो में कि 40 में 38-39, तो काफी सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं है तो समझ लीजिए फिर आगे दिक्कत हो सकती है। अभी चीजें कड़वी लग सकती हैं क्योंकि अभी आपका तैयारी का फेज है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब यही चीजें आप याद करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे, 20 क्वेश्चन करने के बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन में है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। आप भी जिस भी प्रश्न का आंसर पता है कमेंट बॉक्स में या तो लिखते चले, या तो 1 से 120 या 150 तक नंबरिंग कर लें और वहां पर आप अपना ABCD आंसर लिखते चलें और मिलाते चले। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, और हमने आपको क्या बताया, 5 से 10 प्रैक्टिस सेट। 10 हम अभी इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि इनको बनाने में समय अधिक लगेगा, तो कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं। मॉडल पेपर अपग्रेड वर्जन, वो हम आपको बहुत जल्द इसी चैनल पे कराएंगे। तो चैनल में आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका कोई शुल्क नहीं लगता है। हम लोगों ने पहले भी 69,000 शिक्षक भर्ती में भी काफी सिलेक्शन दिए थे, हजारों अभ्यर्थियों को सीटेट यूपी टेट पास कराया है, KVS में भी काफी सारे सिलेक्शन हुए, बिहार में काफी सारे सिलेक्शन हुए। बस ये है कि हम लोगों ने उतना प्रचार प्रसार नहीं किया, ना ही कोई सेमिनार, ना ही कोई इंटरव्यू, ये सब चीजें नहीं किया। उसी की वजह से आप लोगों को लग सकता है कि भैया ये चैनल तो नया नया है। आइए बात करते हैं कृदंत प्रत्यय की। तो कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। तो आप कहेंगे क्रिया के साथ जुड़ते हैं। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। जो व्याकरण को जानता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, वैज्ञानिक, वैयाकरण, बहुज्ञ, शास्त्रज्ञ। क्वेश्चन नंबर 1 तो इसको क्या कहा जाएगा, वैयाकरण कहा जाता है, जो व्याकरण को जानता हो। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बाल मुकुंद गुप्त। देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम पूछा जा रहा है। ये आपको जो आंसर हम बता रहे हैं, हो सकता है आपके कुछ प्रश्नों का आंसर अलग हो, लेकिन ऑफिशियली जो आंसर आई थी रिवाइज्ड आंसर की, ऑफिशियली रिवाइज्ड आंसर की जो आई थी उसके हिसाब से, यानी जिस आंसर की से
रिजल्ट बना था उसके आधार पे हम आंसर बता रहे हैं। लगभग इस पेपर में भी 7 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसपे मामला कोर्ट में गया था, और अंतिम फेज में भी 2 से 3 प्रश्न, एक प्रश्न पे बहुत ज्यादा इसमें विवाद था, जिसको लेकर के जहां तक हमें लग रहा है अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है। तो कुछ प्रश्नों में मतभेद हो सकता है। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय या फिर रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 4, तो सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ेंगे। महान शब्द में त्व प्रत्यय अगर आप लगा देंगे तो ये महनी हो जाएगा, महत्ता हो जाएगा, महत्व हो जाएगा, महती हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सही जवाब हो जाएगा महत्व। ऑडियो क्लियर है ना? ठीक है, महत्व हो जाएगा तो प्रत्यय लगाने पर। बात करें यहां पर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की, एक और प्रश्न यहां पर साहित्य से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? बीज वपन काल कहा है, आदिकाल कहा है, वीर गाथा काल कहा है, चारण काल कहा है। और इस क्लास में बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ पैटर्न समझना है। ये क्वेश्चंस हम आपको अलग से, साहित्य की भी क्लास चलेगी और बहुत सारी क्लासेज आपको डे बाय डे मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 की जब हम बात कर लेते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है। अलग अलग जो यहाँ पर कवि लेखक थे उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं। हिंदी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, फारसी, हिंदी, अरबी। देखिए यहाँ पर शब्द से क्वेश्चन आया है। ये जो हिंदी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 7 की जब हम बात करते हैं तो ये फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तत्सम शब्द आपको यहाँ पर पहचानना है। आंख है, पांव है, गांव है, गृह है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो भाई संस्कृत भाषा से कहीं ना कहीं रिलेट करते हुए आप इनको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर किस विकल्प में लग रहा है कि तत्सम शब्द है? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका आंसर क्या जाएगा? गृह जो है तत्सम है, बाकी सारे क्या है? तत्भव शब्द है। अगला है यहाँ पर पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन थे, 9 और 10। पैराग्राफ बहुत लंबा है, मतलब बहुत लंबा नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? भाषा को, पाखंड और दिखावे को, निष्ठा एवं विश्वास को, सरलता को। वैसे भी आप ऐसे क्वेश्चंस में गलती नहीं करेंगे। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया? इसमें देखिए हमारा जीवन पाखंड में बन गया है, अब इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी छलने की कला है, खुलकर उपयोग करते हैं, विश्वास करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिससे भाषा का प्रयोग करते हैं जिसका अवसर आवश्यकता नहीं। हम किसी भी बात को या जानते हुए वह सत्य है या नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास। तो पहली लाइन में लिखा है ना, हमने क्या बना लिया? हमारा जीवन क्या बन गया है? पाखंड में बन गया है। तो पाखंड और दिखावा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है छलने की कला का हमने किस प्रकार उपयोग किया है? खुलकर, आवश्यकता अनुसार, पूरी निष्ठा से या सरलता से। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो आप देखिएगा क्या था क्वेश्चन? छलने की कला का हमने किस प्रकार उपयोग किया है? आइए देख लेते हैं। छलने की कला देखिए कहां पर दिया है? छलने की कला, कलर चेंज कर ले। छलने की कला का खुलकर उपयोग किया है, ये देखिएगा यहां पर मेंशन किया गया है, खुलकर उपयोग किया गया है। और यही आपसे पूछा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? खुलकर उपयोग किया है। अगला प्रश्न है जो अलंकार से है। अलंकार का ट्रिकी वीडियो बना रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। देखिए योजक चिन्ह मिल रहा है आपको, इसी से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुगत, भूषण बिनु न विराजी, कविता बनिता मित्र। ये अलंकार जो है, ये पंक्तियां किसकी हैं ये आपसे पूछ रहा है, अलंकार के बारे में नहीं पूछ रहा है। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में हम लोग समझते नहीं प्रश्न को और फिर ढूंढा करते हैं ऑप्शन। ये पंक्तियां क्या केशवदास की हैं या फिर बिहारी जी की हैं? देख लीजिए पूरा है ना। क्वेश्चन नंबर 12 और ऑप्शन में है सेनापति और आचार्य दंडी। तो ये पंक्तियां केशवदास जी की हैं। 12वें प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणा पाड़ी है, भारती है, वाग्देवी है, जानवी है। कौन सा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सरस्वती का पर्यायवाची है? तो गंगा जो है, गंगा का पर्यायवाची होता है जानवी, अर्थात ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। मैं, हम, तू, तुम, ये जो है ये किस प्रकार के सर्वनाम है? प्रश्नवाचक तो नहीं है ना, अनिश्चित वाचक भी नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, यानी संज्ञा सर्वनाम से प्रश्न जो बनता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर
पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। महाप्राण व्यंजन कौन सा, इससे क्या पता चलता है कि आपको अल्पप्राण महाप्राण पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो अल्प मतलब क्या, थोड़ी हवा निकले मुख से जब आप उच्चारण करें, और महाप्राण, तो इसकी ट्रिक भी आप सबने पढ़ी होगी, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। देखिए महाप्राण तो का वाला तो हो नहीं सकता, ये अल्प प्राण में आएगा, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, खाचा ठा बी ऑप्शन में यहाँ पर सही जवाब होगा। 16वां है, जब प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। संख्यावाची जिसमें होगा वहां पर कौन सा होगा, द्विगु समास होगा, है ना। जब संख्यावाची मिल जाए तो द्विगु समास, जैसे चौराहा, दोपहर, ये जो है इसके उदाहरण होते हैं। थोड़ा सा स्पीड में चलना है, उम्मीद करते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन है, अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है, चिर पुराण है चिर नवीन। यहाँ पर अलंकार कौन सा है, विरोधाभास है, विशेषण विपर्य है, मानवीकरण है, दृष्टांत। जो आप रूपक उपमा पढ़ते हैं उससे एक क्वेश्चन था, एक प्रश्न यहाँ पर क्या है, विरोधाभास अलंकार से है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगर आपने विरोधाभास नहीं पढ़ा है तो कई बार क्या होता है, कुछ चीजें जो है कभी कभी देखने में लगता है कि भाई ये सिलेबस से बाहर आ गई है। जहां पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां पर होता है विरोध अलंकार, विरोधाभास अलंकार, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है ना, और ये योजक चिन्ह है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा, सी के साथ। अगला है यहाँ पर, बुद्धिमान किस संवर्ग में, बुद्धिमान जो शब्द है क्या ये संज्ञा है, क्या ये विशेषण है, सर्वनाम है, अव्यय है। इस वीडियो में कंप्लीट आपको पेपर कराया जाएगा। गणित विषय को हम अलग से कराएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, साथ ही साथ देखिए इसी प्रश्न से आपसे ये भी जानना चाह रहा है शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी। अब बहुत सारे लोग कवि का जानते हैं कवित्री ही होगा, लेकिन कवित्री कौन वाला सही है, तो सी ऑप्शन वाला सही है, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, अब यहाँ पर हम आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि इन 20 क्वेश्चन में हिंदी में सबसे ज्यादा जो प्रश्न है कहां से बने। एक प्रश्न जो पहला आपने पढ़ा था वो प्रत्यय से प्रश्न पूछा गया था, फिर एक प्रश्न था वाक्यांश के लिए जो वैयाकरण वाला प्रश्न था, वाक्यांश के लिए एक शब्द, फिर आपका एक प्रश्न मतलब साहित्य से टोटल 5 क्वेश्चन आए, यानी साहित्य का रोल ज्यादा है, साहित्य से 5 क्वेश्चन आए हैं, प्रत्यय से एक और क्वेश्चन फिर मिला, यहाँ पर प्रत्यय से 2 क्वेश्चन आ गए हैं, शब्द वही हिंदी किस भाषा का शब्द है वो वाला पूछ लिया गया, हो सकता है अब की बार पूछ ले कि जापानी शब्द कौन सा है, फारसी शब्द कौन सा है। तत्सम से एक क्वेश्चन था, ठीक है, अलंकार से एक क्वेश्चन था, और एक वो था जिसमें पूछा जा रहा था कि अलंकार वाली पंक्तियां किसकी हैं। पर्यायवाची से एक क्वेश्चन था, वही गंगा वाला और सरस्वती वाला जो आपने पढ़ा। सर्वनाम से मैं हम तुम वाला एक क्वेश्चन था। ये टॉपिक विश्लेषण है। महाप्राण अल्पप्राण से मतलब महाप्राण से था, इसका मतलब है महाप्राण और प्राण सघोष सघोष आपको अच्छे से आना चाहिए। समास से क्वेश्चन था, ये पूरा विश्लेषण आपको यहीं पर मिलेगा, कहीं और नहीं। अलंकार से प्रश्न था, ठीक है, अलंकार से जहां तक मुझे लगता है 2 प्रश्न था, एक विरोधाभास वाला और एक रूपक वाला। एक प्रश्न भी आपने विराम चिन्ह से पढ़ा है जिसमें योजक वाला पूछा था, और संज्ञा और विशेषण से, यानी संज्ञा और विशेषण से प्रश्न था। संज्ञा सर्वनाम जब आप पढ़ते तो वहां पर विशेषण से एक प्रश्न था, लिंग से एक प्रश्न था, और पैराग्राफ से एक प्रश्न था। ये पूरा विश्लेषण करके हमने इसमें लिख रखा है कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न बना है। तो ये हिंदी की वो टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न जो है पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इन टॉपिक में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा भूमिका साहित्य की है। साहित्य आप कितना भी पढ़ते हैं लेकिन वो कम ही लगता है। आइए बढ़ते हैं संस्कृत के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न यहाँ पर सूक्ति बेस है, यानी पैराग्राफ से है, जिसमें कहा जा रहा है शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधु न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। इसी से प्रश्न पूछ लिया है, सर्वत्र के न भवन्तु, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधु न ही सर्वत्र, है ना, सभी जगह जो है साधु लोग नहीं हो सकते हैं, कह सकते हैं। यहाँ पर 21 में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। आप लोग अगला प्रश्न पढ़िएगा और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आपसे क्या प्रश्न जानना चाह रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, साधव का मतलब क्या हो जाता है भाई, सज्जन पुरुष। पूछ रहा है सूर्योदय में कौन सा समास है। अब हिंदी में भी आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा और यहाँ पर संस्कृत में भी पूछा जा रहा है सूर्योदय में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव तो होगा नहीं,
है ना। तत्पुरुष बहुब्री, बहुब्री कहां पर होता है, जहां पर भगवान वाले एक तरीके से नाम होते हैं, दोनों पद की प्रधानता ना होकर के एक नया शब्द आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जब हम 22 की बात करते हैं तो सूर्योदय में कौन सा समास हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। सूर्योदय में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। देखिए यहाँ पर संस्कृत में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं समास से, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा सूर्योदय में। बात करें अगर यहाँ पर नीलोत्पलम में कौन सा समास है, देखिएगा नीलोत्पलम, यहाँ पर भी विशेषता ही बताई जा रही है। तो यहाँ पर आपका क्या कर्मधारय समास हो जाएगा। समास से 2 क्वेश्चन लगातार संस्कृत में पूछ लिए गए। लकार से अगला प्रश्न है कि दास्यति क्रियापद जो है इसमें कौन सा लकार है, लट है, लोट है, लिट है, लिंग है। क्वेश्चन नंबर जब हम 24 की बात कर लेते हैं तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर लिट लकार है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगर हम अगले प्रश्न के लिए, तो एक और यहाँ पर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। उदेति सविता ताम्रा एवं अस्तमेत चा संपत्तो विपत्तो चा महत्तो मेक रूपता। सविता कीदृश उदेति, सविता साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें क्या ही सोचना, साफ साफ लिखा हुआ है ना। सविता ताम्रा एवं अस्तमेत चा, तो ताम्रा हो जाएगा यहाँ पर 25 में आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। पितृ पितृ श्वसा का क्या अर्थ है, ये आपके सिलेबस में है सगे संबंधियों के नाम। माता पिता को क्या कहते हैं संस्कृत में, खाने वाली वस्तुएं जैसे होती हैं उनको क्या कहते हैं, जानवरों के नाम संस्कृत में पितृवसा। पिता की बहन को हम क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 26 में फर्स्ट ऑप्शन। ये टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़े हैं, इस चैनल पे सारी चीजें आपको कराई जाएंगी, जुड़ जाइए। बैच भी बहुत जल्द हम लोग प्लान कर रहे हैं, नीचे नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप जानकारी कर सकते हैं। ये पीडीएफ और जो 5 प्रैक्टिस सेट की बात हमने की है वो आपको हमारा एप्लीकेशन है वनडे एग्जाम स्टडी, उसी पर मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष, इसके लिए भाई क्या ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं, आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। ये गमिष्यथ हो जाएगा 27 में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, अब जो पेपर होगा उसमें डायरेक्ट इतना आसान नहीं पूछेगा, सूत्र दे करके आपसे पूछेगा, है ना। तो अभी तो आप डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं, 14 है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों के लिए। तो गा पद में विभक्ति वचन कौन सा हो जाएगा, गाह, गाह, ये देखिए बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन है, तो द्वितीय बहुवचन यहाँ पर 29 में आपके साथ बी ऑप्शन चला जाएगा। हसंती में कौन सा प्रत्यय है, तिन है, त्वा है, सत्र है, लुट है। क्वेश्चन नंबर 30, हसंती में कौन सा प्रत्यय है, प्रश्न संख्या 30 में आपका उत्तर हो जाएगा सत्र प्रत्यय है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब संस्कृत का जो एनालिसिस हमने किया वो ये देखा कि भाई पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन थे, यहीं पर लिख देते हैं। पैराग्राफ मतलब 2 क्या सूक्ति कह सकते हैं, पैराग्राफ कहना शायद गलत होगा। सूक्ति से 2 क्वेश्चन थे, समास से 2 क्वेश्चन मिले हमें देखने को, इसमें 4 क्वेश्चन ये हो गए। एक क्वेश्चन लकार से था, ठीक है, 10 में एक क्वेश्चन लकार से था। सगे संबंधियों के नाम से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन धातु रूप से था और एक क्वेश्चन शब्द रूप से था, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये हो गए। प्रत्यय से क्वेश्चन था और महेश्वर सूत्र से था। तो ये चीजें आपको निश्चित रूप से पढ़नी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, आपका कंप्लीट जीके है, जीके वाला पार्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताना है। अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयबजी या फिर हकीम अजमल खान। तो कांग्रेस की स्थापना से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। 1885 में इसकी स्थापना होती है। और जब बात करते हैं WC बनर्जी का, आपने नाम सुना ही होगा, है ना। AO ह्यूम की अध्यक्षता में स्थापना होती है। यहाँ पर मुस्लिम अध्यक्ष की जब बात करें तो बदरुद्दीन तैयबजी जो है ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। 31 में आपका सही हो जाएगा। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई, लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत, ये यूपी के सीएम रह चुके हैं, फर्स्ट सीएम, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू। तो लाला लाजपत राय की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन के विरुद्ध जो प्रदर्शन हुआ उसमें अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। नाम है लाला लाजपत राय। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है, 10, 12, 14, 16 दिन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा, अधिकतम 14 दिनों के लिए रख सकती है। 33 में सी सही हो जाएगा। प्रायद्वीपी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा से उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में।
प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा भाई भूमध्य रेखा के उत्तर में ये स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। आगे बात करें, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? ऑप्शन है अगुलहास, लेब्राडोर, फ्लोरिडा, कनारी धारा। ठीक है, तो कौन सी धारा नहीं है ये आपसे पूछना चाह रहा है। और आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर अपडेट है कि भैया वैकेंसी तो आएगी ही, कम पद होंगे तो कंपटीशन ज्यादा होगा, तो आपको तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी होगी। जो भी लोग बैच से जुड़ना चाहते हैं, ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं बैच जुड़ने का, तो हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे। साथ ही साथ इस तरीके से हार्ड कॉपी नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। नोट्स और क्लास, बस सिलेक्शन समझ लीजिए, सिलेक्शन की 80% तैयारी, पूरी गारंटी नहीं लेते, वो काम नहीं करेंगे कि भैया ये ले लो और सिर्फ यही से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आपको अपने एफर्ट लगाने होंगे। मान लिया मैथ का इसमें नोट्स होगा, मैथ में जब तक आपका कलम नहीं चलेगा तब तक मैथ आप कैसे कर पाएंगे? रीजनिंग में कलम आपको चलाना होगा, आप ये इग्नोर नहीं कर सकते कि 5 नंबर की रीजनिंग है यार उसको छोड़ो, नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। 10 नंबर की इंग्लिश है, पढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसको आप सामने रख करके पढ़ सकते हैं, कुछ में आपको कलम चलाना पड़ेगा। ये नोट्स आप मंगा सकते हैं, इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल हर सब्जेक्ट का रहेगा। जीके, जीएस, ब्रह्मास्त्र है, पर्यावरण है, मैथमेटिक्स है, बाल विकास, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अलग से दिया गया है, साइंस अलग से, संस्कृत, हिंदी अलग से आपको ये बुकलेट टोटल मिलेंगी। कैसे मिलेगा ये नोट्स? व्हाट्सएप करें और घर बैठे ऑर्डर करें। थोड़ा सा आपको अगर रिप्लाई लेट में मिल रहा है थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, क्योंकि जब मैसेज बहुत अधिक संख्या में आ जाते हैं तो टीम हम लोग की लगी हुई है, लेकिन रिप्लाई करने में थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाता है। तो अगुलहास धारा जो है ये अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, अटलांटिक महासागर की धारा नहीं। हाउसवाइफ अगर इस वीडियो को देख रही है ना, तो एक हमने वीडियो बना रखा है भाई कि हाउसवाइफ कैसे मैनेज करें, मतलब सास ससुर के साथ, बच्चों के साथ कैसे आप सुपर टेट की तैयारी करें, इस पर एक बेहतरीन वीडियो बना रखा है। नीचे जाइए, कमेंट बॉक्स चेक करिए, पहला कमेंट मिलेगा, नीले कलर का लिंक होगा, देख लीजिएगा, या फिर यूट्यूब पे सर्च करिएगा हाउसवाइफ सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, आगे वनडे एग्जाम स्टडी लिख लीजिएगा। अगुलहास धारा जो है ये दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर की एक पश्चिमी सीमा धारा है। अब यहाँ से दर्रा से क्वेश्चन पूछा गया कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, तो ये आपका सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? स्टार लगाएंगे इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन कोर्ट में गया था, इस पे काफी विचार विमर्श हुआ, लेकिन आयोग ने जो अपना आंसर दिया था वही कायम रखा है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 37 में आपका आंसर हो जाएगा, परिवार का उपभोग जो व्यय होता है उसके आधार पे गरीबी का आकलन किया जाता है। 37 में फर्स्ट सही हो जाएगा। भारत की संविधान के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जब संविधान बना उससे पहले क्या थी? संविधान सभा थी। तो जो अध्यक्ष की बात आती है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो इन्हीं को सबसे पहले अध्यक्ष बनाया गया। फिर 9 दिसंबर को बैठक होती है, उस बैठक में फिर अगली बैठक होती है। बैठक के बाद क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पहला पूछा है, ना ही स्थायी लिखा है ना ही अस्थायी लिखा है। बहुत सारे लोग इस प्रश्न को पेपर में गलत कराए थे। जब भाई अस्थायी स्थायी कुछ लिखा ही नहीं है तो जो पहले होंगे उन्हीं को हम टिक लगाएंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ जाएंगे। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? 1920, 1925, 1930, तो ये 1925 की घटना है। भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, दुधवा, पेरियार, मानस। क्वेश्चन नंबर 40, जिम कॉर्बेट जो है ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तराखंड में है और यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। दुधवा आपका यूपी में है। आप लोग बताइएगा मानस कहाँ है, क्या असम में है क्या, और पेरियार कहाँ है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण, देखिए अब आपके क्वेश्चन जो थे ये आपके हो गए हैं एसएसटी से, मान के चलिए एसएसटी के क्वेश्चंस ये 10 पूछ लिए गए हैं। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये शिक्षण कौशल से क्वेश्चन है। शिक्षण के संबंध में गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है, सही है ये बात। त्रिमुखी प्रक्रिया है, सही है। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम होते हैं। यहां पर कह रहा है कि केवल कक्षा तक सीमित रहती है, ये सही नहीं है, क्योंकि कक्षा के बाहर भी हम लोग एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। परिवार से बच्चा सीखता है, समाज से सीखता है, सामाजिक प्रक्रिया है, तो एक कक्षा तक लिमिटेड वाली प्रक्रिया ये नहीं है। अगला कह रहा है मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का कारण क्या है? समाज का विस्तार करना। भाई स्कूल में खाना बांटने से बच्चों को समाज का विस्तार कैसे होगा?
रोजगार मान लिया 2-4 लोगों को रोजगार मिलेगा भी तो टेम्परेरी बेस पे रखा जाता है, नाम मात्र का पैसा दिया जाता है जो लोग रसोईया खाना बनाते हैं। मेन जो उद्देश्य था वो था कि बच्चे स्कूल आए, है ना, साक्षरता अभियान को बढ़ावा मिले और बच्चों का नामांकन बढ़े। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो आप कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर के सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? स्किनर के सिद्धांत को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया? सूज का सिद्धांत कोहलर ने दिया। प्रयोग चिंपैंजी पर किया। स्किनर का है पुनर्बलन, भी इसको पुनर्बलन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपका आंसर जाएगा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, एसआर कहा जाता है, एसआर कॉन्सेप्ट, ये आपका थॉर्नडाइक का है। अगला यहाँ पर पढ़ने और लिखने की योग्यता। वैसे तो आप अलग अलग पढ़ते हैं कि पठन संबंधी विकार को हम डिस्लेक्सिया और लेखन संबंधी विकार को हम डिस्ग्राफिया कहते हैं, लेकिन डिस्ग्राफिया नहीं है, पहले पढ़ने के बारे में कहा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा 44 के लिए? डिस्लेक्सिया। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहीं से तार जलने की महक आ रही है, तभी हम थोड़ा सा ऑड लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 45, सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? E.M. रोजर्स का ये कथन था। E.M. रोजर्स का ये कथन था। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं मतलब जो फालतू का खर्चा होता है उस पर किसने ध्यान दिया? तो समिति का नाम है हार्टून समिति, यशपाल समिति। यशपाल समिति की सिफारिश पर आप पढ़ते हैं एनसीएफ तैयार किया गया था और यहाँ पर आंसर हो जाएगा हार्टून समिति ने इस पर ध्यान दिया था कि जो फालतू का खर्चा होता है उसको कैसे रोका जाए। परम शून्य स्थिति होती है नामित स्केल में, आंतरिक स्केल में, क्रमित स्केल में, आनुपातिक स्केल में। बताइए परम शून्य की स्थिति किस अवस्था में होती है? तो ये आनुपातिक स्केल में होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए साइंस से भी तो क्वेश्चन पूछा जाना है। जीवन कौशल, शिक्षण कौशल के बाद आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में साइंस भी है तो साइंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि परम शून्य स्थिति होती है, ठीक है। परम शून्य की स्थिति क्या होती है? जिस पर कोई भी गुण पूर्ण रूप से अस्तित्व विहीन हो जाता है। जैसे हम बात करें लंबाई की, भार की या दूरी की, तो इसका आनुपातिक मापन है। परम शून्य जो है ये न्यूनतम संभव ताप होता है, इससे कम कोई भी ताप संभव नहीं है, तो ये आनुपातिक स्केल में होता है। पाठ प्रस्तावना की बात करें तो इसका मुख्य संघटक क्या होता है? जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें किन चीजों को सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं? मुख्य संघटक। जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो प्राथमिक उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव निर्धारित करते हैं और उसमें जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? 1986, 1992, 2005, 2009। तो एनसीएफ के बारे में पूछ रहा है। एनसीएफ कब आया था? 2005 में आया था। 49 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हालांकि इससे पहले भी एनसीएफ के कई सारे वर्जन थे, लेकिन अभी जो प्रणाली चल रही है, जो हमारा ढांचा चल रहा है, वो एनसीएफ 2005 के हिसाब से चल रहा है। ये परिभाषा है शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में। किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है? एस.एन. मुखर्जी, कैम्पबेल, वेलफेयर ग्राहम या फिर डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा। क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों के द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करें। यह परिभाषा जो है वेलफेयर ग्राम के द्वारा दी गई। 50 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? दूरस्थ शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, दिव्यांगजन की शिक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। पुनर्वास परिषद की स्थापना जो है ये दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विकासात्मक दिशा, बाल विकास का ये क्वेश्चन है। विकास के जो नियम आप पढ़ते हैं, निरंतरता का नियम, उसी से क्वेश्चन है। तो मस्तकाधुमुखी और निकट से दूरी दोनों यहाँ पर हो जाएंगे। बच्चे का विकास मस्तकाधुमुखी का मतलब हो गया सिर से पैर की ओर होता है और अंदर से बाहर की ओर होता है, तो यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय, सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 53।
मार्गरेट मीड के अनुसार सबसे ज्यादा जो यहाँ पर है महत्वपूर्ण कारक वो है संस्कृति, कल्चर। तो 53 में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? चार्ल्स ब्रेल, लुइस ब्रेल, बार्बियर ब्रेल, इनमें से कोई नहीं। तो लुइस ब्रेल के द्वारा दी गई 6 बिंदुओं पर ये आधारित है। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, पावलाव यानी स्पिनोविच, पावलाव, बिले। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये स्किनर के द्वारा दिया गया। तो 55 में आपका सॉरी प्राचीन अनुबंधन है, नैमित्तिक अनुबंधन नहीं है। प्राचीन अनुबंधन का जो है ये पावलाव के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात करते हैं, थर्ड सही हो जाता है। 55 में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। ठीक है, लुइस बिल्कुल सही है। हाँ, पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था, कोई दिक्कत नहीं है, गलती से टिक हो गया। स्किनर का जो है नैमित्तिक अनुबंधन है, वो भी आप पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये गाल्टन की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट। तो जब बच्चे का विकास हो रहा है, ग्रंथियां, भोजन, रोग, चोट ये सभी प्रभावित करेंगे। आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, गहने की जो सोपानिकी है उसके स्टेप अगर आपने पढ़े हैं, निम्नतम स्तर और सबसे उच्चतम स्तर से भी प्रश्न आता है, जिसमें हमने आपको पढ़ाया है। उच्चतम स्तर क्या हो जाता है? समस्या समाधान। तो देखिए सबसे लास्ट में समस्या समाधान यहां पर दिया और यहां पर दिया, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चा नियम बना करके सीखेगा या संप्रत्यय बना करके सीखेगा, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, फिर नियम, फिर समस्या समाधान। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है, इसको क्या कहते हैं? अनुवादन, प्रदीप, उद्भवन। तो उद्भवन कहा जाता है इसको। यहाँ पर 59वें प्रश्न में आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ है? क्या यह देहरादून में है, मुंबई में है, कोलकाता में है या सिकंदराबाद में? क्वेश्चन नंबर 60 की जब हम बात करते हैं तो ये आपका कहाँ है? राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान जो है ये कोलकाता में स्थित है। खाने का नमक किससे बनता है? कमजोर अम्ल कमजोर छाल से, क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, या मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से? बताइए, खाने वाला जो नमक है वो किससे बनता है? यही आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। फटाफट से आप लोग वीडियो को यार लाइक नहीं किया आप लोगों ने, हम देख रहे हैं आपका कमेंट और लाइक देख रहे हैं, लाइक बहुत कम है, जबकि वीडियो अपलोड किया हुआ काफी टाइम हो गया। क्या मेहनत नहीं लगती इन चीजों में? क्या आपको मेहनत नजर नहीं आ रही है? अगर आपको नजर आ रही तो जरूर आप इसको लाइक करिएगा। ठीक है, खाने का जो नमक है वो किससे बनता है? ठीक है, NaOH और HCl, यानी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तो नया संवेग क्या होगा? साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, यहाँ पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे। अच्छा, 6, 7, 8 की पुस्तक में, SCRT की पुस्तक में जो सवाल होते हैं पीछे वो भी पूछे जाएंगे। तो जब प्रारंभिक मान का अगर 4 गुना हो जाए तो जो नया संवेग होगा वो प्रारंभिक मान का 2 गुना होगा। क्वेश्चन नंबर 62 में आपका 62 में 2 गुना यहाँ पर, यानी तीसरा, हम 2 लिखने जा रहे थे क्योंकि 2 गुना लिखा है, लेकिन ऑप्शन तो यहाँ पर तीसरा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए, ध्वनि जो तरंगे होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 63 की जब हम बात करते हैं तो आंसर हो जाता है अनुदैर्घ्य होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 टू पावर -9, 10 टू पावर -12, -6 या फिर -15? क्वेश्चन नंबर 64 की जब हम बात करते हैं तो 10 टू पावर -6 मीटर जो है ये होता है 1 माइक्रोन। अगला प्रश्न देखिएगा, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित होती है उसको क्या कहते हैं? अभी जो क्वेश्चन थे देखा आपने, साइंस से क्वेश्चन थे, मिक्स क्वेश्चन है इसमें, साइंस से क्वेश्चन थे, और अभी जो है ये एक तरीके से पर्यावरण का क्वेश्चन पूछ लिया गया है।
तो ओजोन परत जो है वो किस में पाई जाती है, संताप मंडल में पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर इसको कहा जाता है। श्वास छिद्र का उपयोग श्वसन के लिए या सांस लेने के लिए किसके द्वारा किया जाता है, मछली, तिलचट्टा, केचुआ, घोंघा। श्वास छिद्र जो है तिलचट्टा में पाया जाता है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न लिखिएगा। ये न्यूमेरिक जैसा कि हम आपसे बता रहे थे फिजिक्स का क्वेश्चन है ना। हाँ, सरल रेखा पर गतिशील किसी गण की स्थिति x समय के साथ संबंध x इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 5t के अनुसार, जहां x मीटर में t सेकेंड में कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा। ये सवाल आप लोग हल करिए, हम आपको देते हैं लगभग 30 सेकंड का समय। प्रयास करिए, इसको तोड़िए कैसे आपको ये सवाल हल करना होगा। ठीक है, आप इसका फार्मूला पढ़ेंगे, कण का जो प्रारंभिक वेग होता है निकालने के लिए, उससे जब आप निकालेंगे, फिलहाल इस प्रश्न को ठीक है आप लगाइएगा, हम आंसर आपको बता देते हैं -5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा। साइंस की क्लास हम इसके लिए अलग से लगवाएंगे, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिलहाल अगले प्रश्न के लिए। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, निरोग से एक प्रश्न, विटामिन से एक प्रश्न बन सकता है। तो आप यहां पर जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। 68 में आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए हमने क्यों ये सवाल नहीं बताया, क्योंकि देखिए सवाल ये हम लगा लेंगे, लेकिन हो सकता है हम आपको समझा ना पाए। मैथ्स और साइंस ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मेनली क्या है, सोशल साइंस है और सीडीपी है, इसलिए हमने आपको ये क्वेश्चंस नहीं बताया। हल करने को हम हल कर ले जाएंगे, शायद उतने अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन ना कर पाए, तो इसके लिए जब साइंस की और उसकी क्लास लगेगी मैथ की, तो इसको हल करा दिया जाएगा। अगला देखिएगा, एनटीपी का आयतन क्या होगा, 4.4 ग्राम CO2। अब कितना है, 4.4 ग्राम है। ठीक है, और सबसे पहले आपको अणुभार पता होना चाहिए इसका, ये अणुभार कितना है, फिर आप इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, इसको आप हल कर पाएंगे, इसके लिए सूत्र लगेगा, आपको सूत्रों की जानकारी होनी चाहिए। सूत्र हम आपको बता देते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। CO2 का भार और CO2 का अणुभार, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तब इसका आंसर आएगा। लीटर में आपको आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको 2.24 लीटर आंसर मिल जाएगा। सबसे कमजोर क्षीण बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत, न्यूक्लियर, चुंबकीय। सबसे कमजोर पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 70। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये सबसे कमजोर है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बी के किस मान के लिए, 70 यानी 71 से जो क्वेश्चन है 90 तक, वो कौन से होंगे, वो होंगे मैथ के। देख लीजिए मैथ कैसी आती है, आसान नहीं आएगी, प्राथमिक स्तर का है लेकिन आसान प्रश्न नहीं आएंगे। देख लीजिए एक सरसरी से एक दो प्रश्न, जैसे ये वाला है, ये लगभग हर कोई कर लेगा। इस वाले क्वेश्चन में लगभग कर लेंगे, बहुत कठिन नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग, जिसको नहीं पता है आयत वगैरह ये सब नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है मैथ में, 3 संख्याओं का योग है, ये तो आप कर लेंगे। देखिए मैथ का लेवल, ठीक है 91 से आपका जीएस वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 25 मई, 29 जून, 30, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, डी ऑप्शन। ध्यानचंद्र आपने नाम सुना होगा, हॉकी का जादूगर कहा जाता था, उनके जन्म दिवस में मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला यहाँ पर बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा, तो बुद्ध चरितम लिखा है अश्वघोष ने, यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न के लिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2018। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है इस पेपर से, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि करेंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, तो वो इसी पेपर से आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम परीक्षाएं जो है लास्ट 6 मंथ का पूछती है मैक्सिमम। अब अगर एग्जामिनर का मूड ही अलग हो, वो बिल्कुल परेशान करना चाह रहा हो, तो 2016 से भी प्रश्न पूछ सकता है, 18 से भी, 2018 में कोई नियुक्ति या कुछ हुआ हो उससे भी प्रश्न पूछ सकता है। और इस पेपर की अगर हम बात करें तो एग्जाम डेट थी इसकी 6 जनवरी, 6 जनवरी एग्जाम डेट थी, और ये प्रश्न पेपर बनाया गया होगा नवंबर लास्ट में या दिसंबर में।
इस पेपर में जो क्वेश्चंस बने हैं वो ज्यादातर अक्टूबर से दिसंबर तक की घटनाओं के ही क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, अब जैसे ये पर्यावरण दिवस था तो ये जून में मनाया गया होगा और पेपर था आपका जनवरी में, तो लास्ट 6 मंथ में अगर आप देखेंगे तो ये कवर हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण के क्वेश्चंस का हमें लग रहा है आंसर करना जरूरी, सॉरी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का आंसर करना जरूरी है कि नहीं, आप लोग बताइए। क्लास तो रिकॉर्डेड है तो आपसे कैसे पूछे हम, चलिए कोई बात नहीं। पर्यावरण के जो क्वेश्चंस हैं उनको चलिए टिक कर देते हैं फटाफट से। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो इसका था। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान था, क्वेश्चन नंबर 95, 133वां स्थान था। आगे बढ़ेंगे, नामपंथ संप्रदाय, बीच में देखिए वो भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कोर्ट में गया था। ठीक है, यहाँ पर आयोग ने आंसर दिया है मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, और कई जगह गोरखनाथ भी मिलता है, गोरखनाथ इनके शिष्य थे, लेकिन आंसर जो है आयोग ने मत्स्येंद्र नाथ दिया। ये मामला कोर्ट में गया था, ये वाला क्वेश्चन। कर्नाटक का लोकनृत्य आपसे पूछा जा रहा है, तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कांचीपुरम में जो कैलाश मंदिर है, जिसको शिव मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई है, किसने बनवाया था? देववर्मन, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 98 में आपका आंसर क्या जाएगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ये बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, मिर्जापुर क्यों प्रसिद्ध है? कजरी के लिए, चरकुला नृत्य के लिए, पंवारा के लिए या फिर नकटा के लिए? क्वेश्चन नंबर है 99, कजरी के लिए फेमस है मिर्जापुर। अब यहाँ पर यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है, समझ लीजिए। किस राज्य में भारत का 1वां एयरपोर्ट? तो सिक्किम में। ये उसी समय की घटना है, 2018 की नवंबर दिसंबर के आसपास की घटना है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान, ये बुलंदशहर के खुर्जा में है, जिला बुलंदशहर खुर्जा में स्थित है ये। तो 101 में आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया? 2019 में परीक्षा हुई, 2018 का क्वेश्चन। तो मैक्सिमम अगर बहुत ज्यादा पूछेगा तो 1 साल, वरना 6 महीने का अगर आप पढ़ लेंगे ना, उसी से सारा क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। ठीक है, ब्रूस रिटमैन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया? रमेश चंद्र शाह, जयप्रकाश करदम, रामदेव शुक्ल, डॉक्टर राम गोपाल शर्मा। 2017 का देखिए यहाँ पर पूछ लिया, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे नहीं गए। 2019 में परीक्षा थी, 2017 का पुरस्कार 2018 में ही दिया गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 103 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर रमेश चंद्र शाह के द्वारा, मतलब डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो साहित्य में घोषणा नहीं की गई थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 का क्वेश्चन है, किसको मिला था? महिला एकल की विजेता कौन थी? क्वेश्चन नंबर 105 की अगर हम बात करें तो नाओमी ओसाका यहाँ पर हो जाएगा। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर, तो ये फिल्म का नाम विलेज रॉक स्टार्स। 106 में आपका तीसरा सही हो जाएगा। 107 की अगर हम बात करें, दिसंबर 2018, डायरेक्ट देखिए लिखा हुआ है, पेपर बनाने वाले ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है, डायरेक्ट लिखा है कि दिसंबर 2018 में। सोचिए, और जनवरी में परीक्षा थी, दिसंबर का क्वेश्चन 1 महीने पहले का पूछा। जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? कानकुन, डरबर, कटोविस, दोहा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? पोलैंड में हुआ था, कटोविस में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 107 के लिए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट का शुरुआत की? नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार। बताइए, रामायण सर्किट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां की गई थी? तो ये नेपाल में की गई थी। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नेपाल में। अगला है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? विष्णु शर्मा, पाणिनि, कालिदास, भारवी। तो भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2017, 18, 12, 15। 2017 में शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 110 के लिए सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 की, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली आपका केरल का है, यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 110 में। ठीक है, 110 में आपका कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगर हम अगले प्रश्न की 111 की, सौरभ चौधरी जो है किससे संबंधित हैं?
सौरभ चौधरी क्या मुक्केबाजी, क्रिकेट, निशानेबाजी या कुश्ती से सॉरी 112 है, 111 स्किप होना है, ठीक है 112 बताइए, 112 किससे संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। 113 देखिएगा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, उसी समय ये प्रतिमा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसी समय इसका जो है कह सकते हैं उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ये उस समय का ट्रेंडिंग क्वेश्चन था, मतलब इससे क्वेश्चन आना ही आना है, पता चल गया था कि भाई इतना ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसको कौन ही स्किप कर सकता है, कौन एग्जामिनर। तो 182 मीटर यहाँ पर ऊंचाई है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी, जिसको भाई जिसका अब इतना ज्यादा प्रचार हो रहा है, वंदे भारत इसका नाम बदल दिया गया था। और ये इंजन रहित का मतलब अलग से इंजन नहीं होता है, उसी में इनबिल्ड होता है। इसका उस समय नाम हुआ करता था, मतलब जब लॉन्च हुई थी तो इसका नाम हुआ करता था ट्रेन 18, जिसको आप वंदे भारत के नाम से जानते हैं। भारत का मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है प्रत्यूष, आंसर जाएगा डी के साथ। यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला देखिएगा 90 मतलब 19th क्रम 90 क्रम के, ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार जो है इसमें किसको मिला था? तो कौन था? शेप ऑफ वाटर, जहां तक मुझे याद आ रहा है 116 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा मानव विकास सूचकांक 2018, 2018 से क्वेश्चन है, भारत का स्थान पूछ रहा है। अब अभी जो क्वेश्चन आएगा वो जरूरी नहीं भाई ये कहा पूछेगा 2018 का, अभी जो क्वेश्चन पूछेगा वो अभी के डेटा के हिसाब से पूछेगा, तो ये आंसर आप याद मत करिएगा, मतलब जरूरी नहीं कि ये रिपीट हो जाए, है ना। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप, संजय बारू, एस बोस, करण थापर। इससे क्या पता चल रहा है कि एक पुस्तक के लेखक से भी प्रश्न आ सकता है। ये संजय बारू की, एक नहीं दो क्वेश्चन आए, एक और है ये देखिए, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रणब मुखर्जी, अरुण शौरी, अमिताभ चौधरी, नरेंद्र मोदी। एग्जाम वॉरियर्स जो है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। अगला मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है? अरुंधति राय, एना बंस, किरण देसाई, हिलरी मेंटेल। तो एना बंस जो है मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 120 में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जीवन कौशल। जो लोग घबराते हैं, जीवन कौशल उतना कुछ कठिन नहीं आता है, जीवन कौशल का उद्देश्य पूछ रहा है। जीवन जीने के लिए जो जरूरी कौशल है उन्हीं को हम जीवन कौशल कहते हैं। तो सिर्फ अच्छा शिक्षक बनना नहीं, सिर्फ अच्छा शिक्षक बनना जीवन कौशल की विशेषता नहीं है, बल्कि चुनौतियों और मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना, ये जीवन कौशल की विशेषता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड, हल, मैकडूगल, मॉर्गन। तो फ्रायड ने दिया मनोविश्लेषणात्मक मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, मैकडूगल ने। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या वाली क्लास इसकी हम लोग अलग से कराएंगे, वो क्लास जब 150 क्वेश्चन कराएंगे ना तो वो क्लास जाएगी कम से कम 4 घंटे की, अगर व्याख्या कराएंगे। ये उसी तरीके से बस पेपर कैसा आता है ये जानने के लिए क्लास आपको 1 घंटे में कराई जा रही है। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति, सहानुभूति कहते हैं, सहानुभूति हम प्रदर्शित कर रहे हैं ना, सहानुभूति में क्या है? दूसरों की परेशानी को समझता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरस्कार किस प्रकार का है? तो पुरस्कार ऋणात्मक तो नहीं होगा। अगर आप किसी को पुरस्कार दे रहे हैं, बच्चे को कोई पुरस्कार दे रहे हैं अच्छे कार्य के लिए, तो प्रत्यक्ष और धनात्मक होगा। दो ऑप्शन दे दिए हैं एक जैसे, ऐसा क्यों है? हो सकता है ये एक टाइपिंग मिस्टेक हो, ऐसे 2 ऑप्शन तो नहीं आते हैं एक जैसे। पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा है, धनात्मक और वो दे दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। धनात्मक और प्रत्यक्ष, एक कहीं ना कहीं ये अप्रत्यक्ष होगा, तभी आपका पहला वाला सही होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष है, तो आपका पहला सही होगा, धनात्मक और प्रत्यक्ष। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी किस वर्ष से प्रभावी हुआ? लिखा जाता है ये आरटीई 2009, लेकिन लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, ये विचार किसने दिया? अरस्तु, ह्यूम, अर्बन, ऑफरी। कथन वाले क्वेश्चन जो है जीवन कौशल में भी है, वो बाल विकास में भी है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये कथन है अर्बन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 126 में सी सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रेरक है ना? भूख प्यास तो जन्मजात हो जाते हैं, प्रेम ये भी। आत्मगौरव जो है ये समाज में आपका जो है कह सकते हैं आपकी रिस्पेक्ट कितनी है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी है, वही है, तो ये सामाजिक हो जाएगा।
अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व विकास, नवीनता, जागरूकता। देखिए दो ऑप्शन करीब दिए हैं, नवीनता और सृजनात्मकता, लेकिन डायरेक्टली अगर आपसे बेस्ट ऑप्शन की जब बात करते हैं, उस योग्यता को हम क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता कहते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मायर, पार्सन्स, हॉक या फिर ब्रेवर। क्वेश्चन नंबर 29 पार्सन्स के द्वारा किया गया। व्यावसायिक निर्देशन का ये क्वेश्चन है जीवन कौशल का, मतलब ये आपने यूपी टेट में नहीं पढ़ा होगा, व्यावसायिक निर्देशन उसमें नहीं है, तो ये पार्सन्स के द्वारा किया गया। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको स्वीकृत किया है? सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग या फिर उपरोक्त सभी। तो इन सभी को स्वीकृत किया गया है शैक्षिक संदर्भ में। डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, डी। अगला देखिए ए। अब रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। पहले हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस को करेंगे। बिट का विस्तृत रूप क्या है? बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट, बाइनरी टर्म, बाइनरी टास्क। तो बाइनरी डिजिट हो जाएगा यहां पर बिट। 136 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 137वां देखिएगा, बीएल का फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू लर्निंग एनवायरनमेंट, वर्चुअल लोडेड एनवायरनमेंट, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, वैल्यू लोडेड एनवायरनमेंट। ये वैल्यू है, ये वर्चुअल है, तो ये दोनों नहीं होंगे। आंसर हो जाएगा वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। 37 में आपका तीसरा विकल्प। यानी कंप्यूटर में क्या पूछा जा सकता है? फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चन बना लिए, विस्तृत रूप और विस्तृत रूप। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या है? उद्देश्य पूछ लिया। आईसीटी मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, दोनों। आईसीटी का उद्देश्य ये दोनों ही है, स्थापना करना भी और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना। तो 38 में आपका तीसरा सही हो जाएगा। स्पैम क्या होता है? जब आप मेल अगर आपने किया है या कभी देखे हैं मेल वाला, तो एक स्पैम फोल्डर होता है, उसमें इनबॉक्स में भी होता है, जो मैसेज आते हैं उसमें भी होता है, मतलब अवांछित कुछ ऐसी चीजें जिससे आपके अकाउंट को, आपका डेटा प्राइवेसी लीक हो सकता है, वो चीजें अवांछित संदेश में, स्पैम में जाती हैं। निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यहां से आपको क्या पढ़ना है? पता चल गया कि आपको मेमोरी कितने प्रकार की होती है, ये पढ़ना है। इनपुट आउटपुट डिवाइस भी पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चन बनता है। रोम जो है यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब आप पढ़ते हैं रैम का, ये रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपके कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन हो गए। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन समझाने का प्रयास करते हैं। 131वां प्रश्न है, ए जो है वो बी की बहन है। ए क्या है? बी की बहन है। ए बी, ए जो है फीमेल है, ए बी की बहन है। सी जो है वो बी की माँ है। ये सी है, ये सी है, किसकी माँ है? बी की माँ है। फिर है डी, सी का पिता है। डी जो है ये सी का पिता है। पिता है यानी प्लस से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ये पिता है। ई डी की माँ है। ई जो है वो डी की माँ है, इसके भी ऊपर है ई। ई डी की माँ है। पूछ क्या रहा है? ए और डी का क्या संबंध है? ए और डी का संबंध पूछ रहा है। ये दोनों तो भाई बहन है, ठीक। सी जो है बी की माँ है, यानी बी की माँ है तो ए की माँ भी होगी। माँ के पिता, तो यहाँ पर क्या रिलेशन हो जाएगा? ए का संबंध पूछ रहा है, तो ए डी की कौन है? ए डी की पौत्री होगी, पोती जिसको कहते हैं, बाबा है ना, पौत्री होगी। 131 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दूसरा विकल्प समझ में नहीं आया है, फिर से समझिए। देखिए क्वेश्चन जो कहता जाए करते जाइए। ए बी की बहन है, ये ए है, ये बी है। हम माइनस जो लिख रहे हैं इसका मतलब है ये फीमेल को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और जो प्लस जहां पर लिख रहे हैं वो मेल को, आदमी और पुरुष। ए क्या है? बी की बहन है, तो ए पे हमने माइनस लिख दिया क्योंकि ये बी की बहन है तो ये फीमेल है। यहीं से अगर आप मेल फीमेल नहीं करेंगे तो पौत्री की जगह कुछ और ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। बी क्या है? प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है यहाँ पर, क्योंकि भाई भी तो हो सकता है। सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की माँ है, यानी यहाँ पे हम लिख दें सी और ये माँ है, यानी सी जो है ये माइनस है।
फिर डी सी का पिता है। डी क्या है? डी जो है ये सी का पिता है। ठीक, ये प्लस हो गया। आपसे जो रिलेशन पूछा जा रहा है वो ए डी का पूछा जा रहा है, तो इसका रिलेशन क्या होगा? पौत्री का होगा, इस माँ का पिता। समझ गए? तो पौत्री इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? एम और के है, तो एम का पोजीशन कितना होता है? 13वें नंबर पे आता है। पढ़िए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और के जो है वो 11वें नंबर पे आता है। किया क्या है इसमें सवाल में, ये क्वेश्चन में ही दिया, अपनी तरफ से हम नहीं कर रहे। 13 का वर्ग यहाँ पर इन्होंने लिख दिया 169, और यहाँ पर नीचे 11 का वर्ग लिख दिया 121। क्वेश्चन में पूछ रहा है जे और एच का क्या होगा, तो जे की वैल्यू निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए। वैसे इजोटी किसकी ट्रिक भी होती है, इजोटी 5 10 15 20 25 याद करने के लिए होता है कि कौन किस स्थान पे। ई 5 स्थान पे है, जे जो है 10 स्थान पे है, 10वें स्थान पे जे आता है, यानी 10 का हमें क्या स्क्वायर कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर यहां पर किया गया था। और फिर क्या है एच, तो आई जे ए बी सी डी ई एफ क्या है जी एच, है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें स्थान पे है। 8 का स्क्वायर तो 10 हम 100 और 8 अठाई 64, 100/64, 100/64, 100/64 पहले ऑप्शन में ये हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग में जितना आप टाइम देंगे, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आसान लगे। इस क्वेश्चन को भी कराते हैं और आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझते हैं पहले। यू आर गुड, समझिए क्या लिखा है, यू आर गुड। इसके स्थान पे क्या लिखा गया है, इसके स्थान पे लिखा गया है इसी सांकेतिक भाषा में 2 5 6। फिर क्या है, वी आर बैड, वी आर बैड। इसके स्थान पे क्या है 637। देखिए इन दोनों में 6 कॉमन आपको मिल रहा होगा। ठीक, फिर क्या है, एक और है गुड एंड बैड, ऊपर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड एंड, अभी तो जो लिखा है वही हम लिख रहे हैं, गुड एंड बैड। ये किसका अर्थ है 358। अब पूछ रहा है एंड के लिए कौन सा, 358। कॉमन कॉमन देखिए क्या है, तीनों में कॉमन कॉमन देखिए तो आप पाएंगे, कौन सा कलर ले लें हम, हरा। यहां पर आर है, यहां पर आर है, दो चीजें यहां पर कॉमन है। इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो यहां पर 6 है, यहां पर 6, और कोई शब्द नहीं, काट दीजिए इसको। आर का तो पूछ नहीं रहा, आपको पूछ रहा है एंड के बारे में। अब देखिए यहां पर गुड है और यहां पर गुड है, दिख रहा है ना, हटे नहीं। यहां पर गुड है और यहां पर गुड है, कॉमन है। स्मॉल कैपिटल पे मत जाइएगा, हमने लिख दिया है जल्दबाजी में। इन दोनों में कौन सा डिजिट कॉमन है, गुड गुड में कोई है डिजिट कॉमन, 5 कॉमन, 5 को काट दीजिए। ठीक, अब क्या बचा, यू बचा, लेकिन यू कहीं पर भी नहीं है, बैड भी कहीं और पर नहीं है। बैड है, ये बैड है, ये बैड है और ये बैड है, यानी पहले वाले में और लास्ट वाले में 3 कॉमन है। 3 3 को काट दीजिए। पूछ क्या रहा था एंड के लिए, तो एंड के लिए क्या बचा है, एंड के लिए 8 बचा है, बाकी सारे कट गए। तो 134 में वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या था, देखिए समझिए, इसको लास्ट में करते हैं, पहले पुट वाला कर लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में क्या है, एफ, ठीक है, एफ ओ, कलर चेंज कर लें वरना क्वेश्चन मिक्स हो जाएगा। एफ ओ आर जी ई, इसको क्या लिखा जा रहा है, एफ पी टी जे आई लिखा जाए। वैसे ही इसको क्या लिखा जाए, एफ का एफ ही रह रहा है, ओ के बाद क्या होता है पी, एम एन ओ पी, तो एक यहां पर अगला अक्षर लिख लिया जा रहा है। ओ के बाद पी आता है, तो वो आर के बाद एस छोड़ करके टी लिखा जा रहा है, यानी एक छोड़ करके लिखा जा रहा है। इसी तरीके से सी है, यू है, आल है, सॉरी, सी है, यू है, एल है, पी है, आर है, आई है, टी। सी का तो सी ही लिखा रहेगा। अगले में क्या था, ओ का पी कर लिया था इन लोगों ने, हम भी वैसे ही क्या कर लेते हैं, यू का वी कर लेते हैं। फिर आर का एस छोड़ करके टी लिख दिया। एल के बाद क्या आता है, एल एम का छोड़ के, एम को छोड़ करके हमने यहाँ पर एन लिख लिया। देखिए सी वी एन किस में है,
CVM है, CXO है, CVN है। तो आपको पूरा क्वेश्चन हल करने की जरूरत नहीं है, हल करना चाहे देख सकते हैं। यहाँ पर हमने आंसर निकाल लिया है दो ही चीजों को देख करके। ये रीजनिंग हो गया क्वेश्चन। रीजनिंग का एक क्वेश्चन ये बचा है, इसको हमने लास्ट में रखा है, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा। कह रहा है रमेश अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर बढ़ता है। मान लिया, ठीक है, ये रमेश है और ये कोई एक स्थान है, यहां से ये बढ़ रहे हैं कितना, 40। ये कितना है, 40 किलोमीटर पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, फिर उत्तर की ओर मुड़ रहे हैं। अब दिशाओं का ज्ञान होगा, आपको पता होगा, ऐसे पूरब इधर होता है, पश्चिम होता है, फिर ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये पूर्व की ओर चला, फिर किधर जा रहा है, उत्तर की ओर 20 मीटर। तो ये उत्तर है, ये 20 मीटर चला, ठीक, उत्तर की ओर, फिर बाईं ओर मुड़ के 20 किलोमीटर जाता है। बायां मुड़ गया, ये 20 जाएगा, यानी इसके हाफ ही रहेगा। ये 20 चला। अब पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक यहां तक ये पहुंचा है, इसका प्रारंभिक स्थान तो ये है ना। और इसको अगर हम रफली बना लें तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी ना, उसी से ये क्वेश्चन हल होगा। आपसे ये दूरी पूछी जा रही है, ये वाली, ये आपको पता है, और ये आपकी ये 20 है हाफ, ये 20 है, टोटल 40 है, लेकिन ये हाफ हाफ कर देंगे तो ये 20-20 हो जाएगा। तो ये इसको आप जब आप निकालेंगे, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अंडर रूट में ये होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर यानी 400 प्लस 400 है ना, 800 आ जाएगा। ये अंडर रूट में 800। अब अंडर रूट में 800 लिखा हुआ है, इसका दूसरा मान क्या हो जाएगा, 20 अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका इस तरीके से 133 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आसान लगेंगी। तो रीजनिंग भी हो गई है। अब हमने इस क्लास में स्किप किया है, आपको कितने क्वेश्चन कराए, नंबरिंग जो है क्वेश्चन की वो खत्म हो रही है 140 पे। 140 क्वेश्चन हमने कराए, 10 क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, जो इंग्लिश के छूट गए हैं, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के छूट गए हैं, और 20 क्वेश्चन मैथ के इसमें थे लेकिन हमने कराया नहीं। तो टोटल आपको 150 में कितने क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, 30 लेस कर दे, 120 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करा दिए। इन 120 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए, सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री में चाहेंगे फ्री वाली भी तैयारी होगी, और इतना सारा सेटअप लगा हुआ है, टीम लगी होती है ना, कुछ खर्चे होते हैं स्टूडियो के, लाइट है, बिजली का बिल है। यूट्यूब से उतना नहीं आता है, वो टाइम पहले का और था, यूट्यूब से उतना कुछ नहीं आता है। कई बार हम लोगों को एड्स फ्री क्लास चलानी पड़ती है, तो उन सब संसाधनों के लिए नाम मात्र की फीस आपसे ली जाती है। अगर कोई बैच हम लोग प्लान करते हैं, जैसे सुपर टेट का अगर आप बैच करेंगे 14 विषय में आपको हम लोग अगर क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे तो कम से कम 600 क्लास तो होंगी, मतलब 500 से 600 लेक्चर होगा, समझिए इस बात को। और कोर्स जो होता है, चाहे इस चैनल पे हो, किसी भी चैनल पे हो, 1000 से 2000 या 3000 के बीच में कोर्स की फीस होती है। अगर हम ऑन एवरेज मान लें कि 1500 रुपए का अगर कोई कोर्स है, 1500 रुपए का कोई कोर्स है, और 600 क्लास आपको दी जा रही है, एक क्लास की वैल्यू कितनी पड़ गई, 2.5 रुपए क्लास पड़ गई। अब समझ लीजिए 1 घंटे कोई आपको पढ़ा रहा है स्टूडियो लगा के, 2.5 रुपए अगर आपसे क्लास का ले रहा है तो कोई बहुत ज्यादा नहीं यार, इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करना ना करना आपकी मर्जी है। मिलते हैं अगली क्लास में। इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो जरूर आप उसको कमेंट करके बताइएगा, उसको हम अगली वीडियो में सुधार करेंगे और प्रयास करेंगे कि वो त्रुटियां ना हो। कोशिश करते हैं कि त्रुटि ना हो, और फिर भी कहीं ना कहीं अगर कोई मिस्टेक लगती है तो आप जरूर हमें फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो में आपने कंप्लीट लगभग ये समझ लिया है कि कैसे आपका पेपर आता है। ये नोट्स आप घर बैठे मंगवा लीजिए और इससे तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपको अगर आप परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तब ये वीडियो देख रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।